पहला सवाल आपके सामने आपकी स्क्रीन पर ये है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द हाइपोहेलस एसिड। देखो बेटा, हम यहाँ पर पी ब्लॉक को सबसे पहले शुरू करने वाले हैं। पी ब्लॉक में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। एक और मैं तुम्हें बात बता देती हूँ कि जो हमारा बिहार बोर्ड है उसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो सवाल आते हैं वो बिल्कुल सीधे सीधे आते हैं, बिल्कुल भी घुमा फिरा के सवाल तुम्हारे पास नहीं है। हमने पिछले 5 साल के सारे आपके जो बोर्ड के एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वहां से आपके लिए उठाए हैं क्वेश्चंस। तो अगर आज आपने बिल्कुल सीरियसली अटेम्प्टिंग कर ली तो कोई प्रॉब्लम आपको आई थिंक आपके एग्जाम में नहीं आने वाली। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द हाइपोहेलस एसिड। अब बताइए बेटा, आपके पास जो आपका हाइपोहेलस एसिड होता है उसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द हाइपोहेलस एसिड? व्हाट इज द आंसर? बताइए, इसमें से कौन सा आपके पास ऑप्शन आएगा? HXO2, HXO4, HXO3 या फिर आपके पास HOX? व्हाट विल बी द फॉर्मूला? जल्दी जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट विल बी द आंसर ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट, हाइपोहेलस एसिड। यस, बहुत से बच्चों का आंसर ठीक है, बहुत से बच्चों का आंसर ठीक है। वेरी गुड बेटा, जो आपके पास यहाँ पर आंसर आता है दैट इज HOX। देखो बेटा, आपके पास जो HOX होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोहेलस एसिड। उसके बाद आते हैं आपके पास HXO2, HXO3, HXO4। उसके बाद हम बोलते हैं हैलिस, हैलिक और परहैलिक। सारे नाम आपको याद होने चाहिए, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर साथ में। ये जो आपके पास होता है बेटा, ये तो आपका आंसर ही हो गया। इसको हम बोलते हैं हाइपोहेलस के बाद इसको हम बोलते हैं बेटा हैलिस, इसको हम बोलते हैं हैलिक, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? हैलिक। और इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम बोलते हैं परहैलिक। तो इसमें से अब तुमसे कुछ भी पूछा जा सकता है। मैंने एक क्वेश्चन के थ्रू आपको आइडिया दे दिया है कि इसके नाम आपको याद करने हैं। तो आंसर नंबर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलें आगे। लाइट जलाइए, अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये लाइट क्या सबको दिख रहा है ना भाई? ध्यान से, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबकी विजिबल है सबको? अच्छा, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है ना? अब ठीक है, अब ठीक है। देखो जरा बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिसिटी ऑफ HCl। अब बेसिसिटी ऑफ HCl का क्या आंसर है बेटा? जल्दी से सब लोग बताएंगे। अभी ब्लर, रुको बेटा मैं 1 मिनट चेक करती हूँ। हाँ जी, आई थिंक अब स्क्रीन ठीक है, अब स्क्रीन ठीक है। हाँ, मैं दिखूंगी कैसे? अभी चली गई थी ना, अब दिख रही हूँ ना? चलो, हाँ जी, बेसिसिटी ऑफ HCl। अब बेटा, जब भी आप एसिड्स लेते हैं तो उसके केस में बेसिसिटी आती है, जब भी आप बेसिस लेते हैं तो उसके केस में एसिडिटी पूछी जाती है। तो अगर आपके पास HCl लिखा है तो उसके केस में उसकी बेसिसिटी क्या होगी कि वो टूटने पर आपको कितने H पॉजिटिव आयन देता है। बेसिसिटी का मतलब क्या है? एसिड्स के लिए बेसिसिटी पूछी जाती है, जिसका मतलब क्या होता है? कितने नंबर ऑफ, अरे वाह, बिल्कुल ठीक है बेटा, आंसर इज आंसर नंबर 1, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही H पॉजिटिव आयन मिलेगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप 15। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी बेटा? ग्रुप 15 की। तो ग्रुप 15 जो आपके पास होता है, कोई भी एलिमेंट उठा लो, लेट्स से कि मैं आपके पास नाइट्रोजन उठा लेती हूँ, तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1s2, 2s2, 2p3। यानी कि यहां से आपको जज करना होगा, आंसर आएगा आपके पास NS2, NP3। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होना चाहिए? द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप 15, बिल्कुल सही बेटा, आंसर शुड बी NS2, NP3। NS2, NP3 बिल्कुल सही। B फॉर बिजनेस, B फॉर बॉल, बहुत सारे आंसर्स हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं। अब वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। अभी तक तुम्हारा गुड इवनिंग ही चल रहा है। थोड़ा सा कोशिश करेंगे आप ही की लैंग्वेज में बात करने के लिए, थोड़ा फन रहेगा। ऑर्डर ऑफ द डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट को देखते थोड़ा सा मैम हमें वैसे ही चक्कर आने लग जाता है, आप थोड़ा बता देंगी तो अच्छा रहेगा, है ना?
तो डायपोल मोमेंट का ये जो सवाल है इसको मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ, क्योंकि प्रीवियस ईयर जब मैंने देखा है उसमें डायपोल मोमेंट के थोड़े से सवाल हैं बेटा, तो उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। चलो, सबसे पहला सवाल ए ऑप्शन। देखो बेटा, ये जो आपके पास मीथेन होता है और जो आपके पास मिथाइल क्लोराइड होता है, उसमें से किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है? तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है मिथाइल क्लोराइड की। अब ऐसा क्यों? ये जो आपके पास ज्योमेट्री होती है ना बेटा, इसको बोला जाता है, इसको बोला, अभी ध्यान से सुनने का है, सभी को ध्यान से सुनने का है, रेगुलर ज्योमेट्री। क्या बोला जाता है बेटा? इसको बोला जाता है रेगुलर ज्योमेट्री। रेगुलर ज्योमेट्री वो होती है जिसमें लोन पेयर नहीं होता सेंट्रल एटम के ऊपर, और सारे के सारे सराउंडिंग एटम क्या होते हैं? सेम होते हैं। सारे के सारे जो सराउंडिंग एटम होते हैं वो सभी के सभी क्या होते हैं? सेम होते हैं। अगर ऐसा कोई भी आपको दिख जाएगा तो उसकी डायपोल मोमेंट हमेशा जीरो होगी, ठीक है? उसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी? जीरो। तो ये रेगुलर ज्योमेट्री है, इसकी डायपोल मोमेंट जीरो है। इसने ऑप्शन में इसको ज्यादा बताया हुआ है, तो ये इसी वक्त ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है? उसके बाद आपसे पूछता है बेटा कि HF और HCl में से किसकी डायपोल मोमेंट ज्यादा है? तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारी जो डायपोल मोमेंट होती है बेटा, वो चार्ज इंटू डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड करती है? Q इंटू डी पर। अब Q का मतलब यहाँ पर क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। ये क्या है बेटा? ये आपके पास है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जिसमें ज्यादा होगा उसी की डायपोल मोमेंट ज्यादा होती है। तो HF में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा है, HCl में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कम है, तो ये भी आपका आंसर सही होगा। अब बात करते हैं अमोनिया और NF3 के अंदर। यहाँ पर देखो बेटा, अब आप अमोनिया और NF3 का जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां से आपके पास आंसर आएगा। सबका ध्यान बिल्कुल ब्लैक बोर्ड पर होना चाहिए। ये क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा कर पूछा गया है, इस वजह से हम इस क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। NH3 एंड NF3 के अंदर अब देखो बेटा, जब भी आप डायपोल का डायरेक्शन बनाते हैं तो वो हमेशा आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ बनाते हैं। बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। और यहाँ पर भी आप कहाँ पर बनाएंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ। तो इनका रिजल्टेंट बेटा ऊपर जाएगा और इन तीनों का रिजल्टेंट नीचे जाएगा। अब आप नाइट्रोजन से जो लोन पेयर का आप डायपोल बनाएंगे, दैट विल गो इन द अपवर्ड डायरेक्शन, यहां पर जाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अब देखो बेटा, ध्यान से सुनो, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है। यहां पर आपके रिजल्टेंट ऐड हो रहे हैं, दिख रहा है? यहां पर एक डायरेक्शन ऊपर जा रहा है, एक डायरेक्शन नीचे जा रहा है। ऑल्दो कंप्लीटली कैंसिल नहीं करेगा, पर अगर आपसे पूछा जाए कि किसका डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा तो सिंपल ध्यान रखना है, जहां पर आपके पास ये ऐड होते चले जाएंगे वहां पर डायपोल मोमेंट ज्यादा होगा। मैं बिल्कुल सीधी सीधी लैंग्वेज में समझा रही हूं, ये दोनों आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक है। तो इस रिस्पेक्टिव क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बोथ 2 एंड 3। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबको ध्यान रखना है। चले आगे, आई होप सभी को ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए जल्दी से लिख लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट। कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो। ऑप्शन नंबर डी होगा, सेकंड और थर्ड दोनों की जो डायपोल मोमेंट है वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए बेटा, PCl5 तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन का एक सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है। PCl5 हमेशा पूछा जाता है, तो इस पर कोई भी बच्चा जो है वो कहते हैं ना कंजूसी ना करे पढ़ने में। तो PCl5 में क्या होता है बेटा? सबसे पहले PCl5 का स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। यहाँ पर ये है बेटा आपके पास PCl5 का स्ट्रक्चर। सभी को आता है PCl5 का स्ट्रक्चर, सभी ने आपका नाइट्रोजन फैमिली पढ़ा हुआ है, सभी को आता है PCl5 का स्ट्रक्चर। यहाँ पर बेटा ये जो ऊपर और नीचे वाले बॉन्ड्स होते हैं इनको हम एक्सियल कहते हैं, और ये सारे के सारे जो बॉन्ड्स हैं इनको हम क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल कहते हैं। सभी बच्चों ने अपने अपने जो पी ब्लॉक है उसमें डिस्कस किया है कि आपकी जो एक्सियल बॉन्ड्स होते हैं उनकी बॉन्ड लेंथ बेटा इक्वेटोरियल बॉन्ड से ज्यादा होती है। अगर ये सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं तो उसके हिसाब से यस, PCl5 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर भी आपका सवाल आया हुआ है। आंसर क्या होगा इन PCl5? द करेक्ट स्टेटमेंट इज, क्या सारी की सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल है?
बिल्कुल गलत। मैंने आपके सामने लिख दिया है एक्सियल लंबा होता है, एक्सियल लंबा होता है, और इक्वेटोरियल क्या होता है? इक्वेटोरियल होता है छोटा। तो सारे के सारे बॉन्ड लेंथ इक्वल हैं, ये स्टेटमेंट तो गलत हो गई। उसके बाद एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, ये स्टेटमेंट सही है। इक्वेटोरियल और बॉन्ड्स आर लॉन्गर, ये स्टेटमेंट गलत है। हाइब्रिडाइजेशन पूछता है बेटा, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालोगे? हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिंपल सी एक बात का ध्यान रखो, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। अगर आप नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर सकते हैं तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाएगी। तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने? अरे भाई कितनी हाइब्रिडाइजेशन? बिहार वालों हाइब्रिडाइजेशन तो बता दो। 1 2 3 4 5, कितना सिग्मा था? 5 सिग्मा था। तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आएगी? sp3d आएगी। इधर क्या लिखा है? sp3d2, गलत। तो सभी का आंसर बिल्कुल ठीक है, बी ऑप्शन विल बी द आंसर, बी ऑप्शन विल बी द आंसर। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। बेटा इस सवाल को तुम 3 स्टार लगा लो, इससे तो भाई हर साल सवाल आता ही है, इससे हर साल सवाल आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द बिस्मिथ। ये इनर्ट पैराफेट का सवाल है, इसी से मिलता जुलता सवाल आपके पास आया है, तो उसी को अब हमें ध्यान में रखना है। ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल बिस्मथ के लिए क्या होती है? अब ध्यान से सुनो, जब तुम नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हो तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार, यही तुम अपने एलिमेंट्स लिखते हो, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब बीमार। अब बेटा इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से NH2NP3 आप लिखते हैं, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, आपने पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ा है, जो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है बेटा पॉसिबल वो हो सकती है +3 और +5। कैसे बेटा +3 +5 कैसे? अगर सिर्फ P के इलेक्ट्रॉन्स को लेते हो तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, अगर तुम S और P दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को लेते हो तो तुम्हारी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो +3 और +5 दोनों। अब इतना ध्यान रखना, बस मेरी इतनी सी बात का ध्यान रख लेना, भूल मत जाना कि जो लास्ट एलिमेंट होता है उसके लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, ध्यान रखना उसके लिए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल। इस बात को ध्यान रखेंगे तो मतलब कि बिस्मिथ जो है वो +3 ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू +5। इस बात को कोई भी बच्चा बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। तो आंसर क्या आना चाहिए? क्या आंसर आना चाहिए? बिस्मिथ के लिए कौन सी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3 है, +5 है, दोनों है। देखो बेटा +1 की तो यहाँ बात ही नहीं चल रही, तो आंसर कितना? बिल्कुल सही। हेलो हेलो बेटा हेलो। अगला क्वेश्चन, इसमें लिखना है तो कुछ लिख लो जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से लिख लो बेटा। चलो चलो चलो। हाँ, नई पड़ोसन को आने से सब बीमार। हाँ, अब तुम्हारी ट्रिक स्टार्ट हो गई है ना। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, फेवरेट क्वेश्चन ऑफ द बोर्ड्स, पता नहीं कब उठाकर दे दे। बताओ भाई, सवाल का जवाब दीजिए। बताओ बेटा। अब आपको ध्यान रखना है कि हमारी जो ग्रुप 17 होता है उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है बेटा वो होता है Cl2, फिर होता है Br2, और फिर होता है F2, और फिर होता है I2। ये होता है बेटा आपका बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर। देखो वैसे हर बच्चा अगर सोचेगा तो वो ऐसे सोचेगा, क्योंकि आपको क्या लगता है कि हमारा जितना छोटा साइज होता है उतनी ही ज्यादा हमारे पास क्या होती है बेटा? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है। हम ऐसा सोचते हैं, है ना, हम ऐसा सोचते हैं कि बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर ये होना चाहिए, बट ये ऑर्डर सही है, ये ऑर्डर गलत होता है। क्यों? क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के अंदर, ये रीजन पर भी सवाल आ सकता है कि फ्लोरीन के अंदर उसका छोटा साइज होता है और उसके लोन पेयर जो है एक दूसरे को इतना धक्का मारते हैं, एक दूसरे को इतना रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब हिंदी में क्या होता है भाई? धक्का मारना ही तो होता है। इतना रिपेल करते हैं, इतना धक्का मारते हैं कि तुम जरा सी एनर्जी दोगे, बॉन्ड टूट जाएगा। तो ऑर्डर
ऐसा इसलिए है, ठीक है, मैं रीजन लिख रही हूं। ड्यू टू लोन पेयर, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्जन। इसलिए अगर आपको बेटा ऑर्डर पूछा जाता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, डायरेक्टली आंसर कर ही लोगे, है ना, तब तो डायरेक्टली आंसर कर ही लोगे। बाय चांस तुमसे घुमा फिरा के इसके रीजन पर सवाल आ जाए तो भी तुम कर सकते हो, ड्यू टू लोन पेयर रिपल्जन। एक छोटा सा फ्लोरीन इतने सारे लोन पेयर अड़ रहे हैं आपस में, जरा सी एनर्जी दोगे बॉन्ड टूट जाएगा। बहुत ही शानदार, सभी का आंसर ठीक है भाई। जो रीजन लिखा है ना वही रीजन है, अब कुछ भी रीजन नहीं बनाना, कुछ भी लिख रहे हो, पाई ओवरलैपिंग और ये ओवरलैपिंग वो ओवरलैपिंग, ऐसे थोड़ी होता है बेटा। चलें आगे, चलो। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 है, ग्रुप 16 है हाइड्राइड का सब। अरे इतने बढ़िया सवाल लेके आई हूं कि समझ लो कि इन पे से सवाल आना ही है, पर ये है कि थोड़ा फोकस्ड रहो, ठीक है। ग्रुप 16 के हाइड्राइड की बात कर रहा है भाई। सबसे पहले किसी भी बच्चे को नहीं पता है तो हाइड्राइड का मतलब क्या होता है, तुम्हारे कंपाउंड्स इस रिस्पेक्टिव ग्रुप 16 की फैमिली, जैसे हम ऑक्सीजन सल्फर लेते हैं, सेलेनियम लेते हैं, टेलुरियम लेते हैं, इन सब के हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड अगर बनाएंगे तो वो ये सब बनेंगे। अब क्यों इसका सबसे ज्यादा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है या मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट, या फिर बेटा मेल्टिंग पॉइंट भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो आपसे बॉइलिंग पॉइंट ही पूछे, मेल्टिंग पॉइंट भी पूछ सकता है, ठीक है। तो वो क्या होगा, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पर ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि आपके पास क्या प्रेजेंट होती है, आपके पास प्रेजेंट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा होता है, इनमें से किसी के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती नहीं तो ऐसा नहीं हो पाता, ठीक है। तो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, वाटर का होता है। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, सभी बच्चे आंसर बहुत इजीली इस क्वेश्चन का दे पाए हैं। चलो चलते हैं, यस वेरी गुड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, शेप ऑफ SF6, बहुत ही आपका फेवरेट सवाल। SF6 की शेप क्या होती है, कैसे निकालोगे बेटा, इसको निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ द VACPR थ्योरी। अब VACPR थ्योरी सभी ने क्लास 11th में पढ़ी होती है, वहीं से हमें शेप निकालनी होती है। तो कैसे निकालते हो, आप निकालते हो बेटा हाफ। सल्फर के लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 6, और मोनोवैलेंट एटम कितने होते हैं 6, ये नंबर आपके पास कितना आ जाता है 6। इसके हिसाब से आपकी जो हाइब्रिडाइजेशन आती है बेटा वो आती है sp3d2, और आप कहलाते हैं एज ऑक्टाहेड्रल। जब भी बेटा ये नंबर 6 आता है तो हम उसे ऑक्टाहेड्रल कहते हैं, और अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो वो आपके पास आ जाएगा इस तरीके से SF6, ठीक है, क्लियर है। आंसर विल बी SF6 और वो होगा आपके पास ऑक्टाहेड्रल। बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। चले बेटा आगे, चलो मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ये भी आपके बोर्ड्स का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए आपके हिसाब से आंसर। हमारे पास ग्रुप स्क्वायर बाइपिरामिडल, कौन लिख रहा है, रोशन, नो, दिस विल बी क्या, ऑक्टाहेड्रल। हाँ ऑक्टाहेड्रल को तुम स्क्वायर बाइपिरामिडल कह सकते हो, स्क्वायर पिरामिडल नहीं बेटा, स्क्वायर बाइपिरामिडल बोलेंगे, ठीक है, ओके। आंसर बताइए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर। बिल्कुल सही बेटा, आंसर तो बहुत सारे बच्चों ने सही ही दिया है। अब एक बात का ध्यान रखेंगे आप, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन और आयोडीन में जब आप टॉप टू बॉटम जाते हैं तो आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है बेटा, डिक्रीज होती है। तो एक्सपेक्टेड ऑर्डर क्या होना चाहिए, सबसे ज्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ये आपका एक्सपेक्टेड ऑर्डर होना चाहिए था, है ना। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है, सवाल इसीलिए इस पर बना है क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन आ जाती है। क्लोरीन है फिर फ्लोरीन है बेटा, आंसर में आपके पास क्या आएगा, सबसे ज्यादा क्लोरीन, फिर फ्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। आंसर में बेटा ये आपके पास रहेगा। तो ध्यान रखेंगे ये गलत है ये सही है, तो इसलिए आंसर विल बी ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सभी का सही है,
सभी का सही है बेटा? चले आगे। परफेक्ट, सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इज द आंसर। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इतना इजी इजी सवाल आपके बिहार बोर्ड्स में आते हैं, तो फिर बताइए बेटा, बताइए मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अमंग ऑल। ये तो आई थिंक सभी को आता है, ऐसा ही घुमा फिरा के क्वेश्चन आपके पास एग्जैक्टली सेम बिहार बोर्ड में आया हुआ है। तो आंसर विल बी एग्जैक्टली फ्लोरीन आपका दुनिया का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। उसके बाद आपका आता है ऑक्सीजन, उसके बाद आता है बेटा नाइट्रोजन। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखना चाहते हैं तो वो भी आपके पास लिखा हुआ है सामने, तो ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द आंसर। नेक्स्ट, लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सी होती है बेटा आपके पास? विच इज द लाफिंग गैस प्रेजेंट अमंग ऑल ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन? कौन सी होती है बेटा लाफिंग गैस? बताइए, ये तो सभी को पता होना चाहिए। विच विल बी द लाफिंग गैस? जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से बता दो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बहुत से बच्चों का आंसर सही है, बहुत से बच्चों का आंसर सही है। विच इज N2O। याद करने का है बेटा, सभी को याद रखना है। सी 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 सी, बिल्कुल सी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरहेलोजन कंपाउंड? इनमें से कौन सा इंटरहेलोजन कंपाउंड है? भाई इंटरहेलोजन कंपाउंड का मतलब क्या होता है? पहले तो इतना सा बात आप ध्यान से सुन लीजिए। अगर बेटा एक हेलोजन दूसरे हेलोजन के साथ कंबाइन करके कोई भी कंपाउंड बनाता है तो उसको इंटरहेलोजन कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं बेटा? XX डैश हो सकता है, XX डैश 3 हो सकता है, 5 हो सकता है और 7 हो सकता है ना। दो अलग अलग हेलोजन अगर मिलकर कंपाउंड बनाते हैं तो उसको इंटरहेलोजन कंपाउंड कहा जाता है। तो मैं ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए लेकर आई हूं, ये तो देखो बेटा दोनों होंगे ही नहीं, ये तो बात ही खत्म हो जाती है। यहाँ पर दोनों हेलोजन सेम है तो ये इंटरहेलोजन कंपाउंड कभी नहीं हो सकता। आपके दो हेलोजन अलग अलग हैं, मैंने एक X लिखा है, एक X डैश लिखा है। इंटरहेलोजन का मतलब दो अलग अलग हेलोजन। परफेक्ट, बहुत ही अच्छे, बहुत ही शानदार। बिहार वाले भाई इतना जोश कैसे? चले आगे, चलो। कलेक्टिवली मिला के ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? जरा आप मुझे बताएंगे। सौविक ले लिया तुम्हारा नाम। कलेक्टिवली ग्रुप 16 एलिमेंट्स विल बी कॉल्ड एज, क्या कहा जाता है ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को? बताओ बेटा। बेटा यहाँ पर ना एक बात और ध्यान रखना, एक्स जो होता है वो साइज में बिग होता है ना, और जो एक्स डैश होता है ना बेटा, वो जो होता है वो साइज में स्मॉल होता है। ये छोटी सी बात का भी ध्यान रखना, वैसे तुमने ये पढ़ा ही होगा बट स्टिल ध्यान रखना, ठीक है। तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? कैल्कोजेंस कहा जाता है। निकोजेंस होते हैं बेटा ग्रुप 15 और हेलोजेंस होते हैं ग्रुप 17। एल्केली मेटल्स होते हैं ग्रुप नंबर 1, तो कैल्कोजेंस होते हैं ग्रुप नंबर 16। ठीक है, कैल्कोजेंस का मतलब क्या होता है बेटा? ओवर फॉर्मिंग। बहुत ही बढ़िया, सबका आंसर सही आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है बेटा। चलो, फर्स्ट कंपाउंड ऑफ, ये आई थिंक आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देती हूँ। विच कंपाउंड, यहाँ पर बेटा नोबल गैस है। आपसे पूछ रहा है कि पहला जो कंपाउंड था नोबल गैस का वो कौन सी नोबल गैस का था? मतलब हीलियम का पहला कंपाउंड बना था कि ज़ेनॉन का बना था कि भाई रेडॉन का बना था या किसका बना था पहला कंपाउंड? बताइए बेटा, पहला कंपाउंड आपका कौन से रिस्पेक्टिव नोबल गैस का बना था? बता दो यार, जल्दी से बता दो। Xe पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव, Xe पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव, कौन सा? Xe पॉजिटिव PtF6 नेगेटिव, तो ज़ेनॉन। सभी का आंसर बिल्कुल सही है, ऑलमोस्ट बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। हीलियम नहीं है बेटा, रेडॉन नहीं है, आर्गन नहीं है। इन तीनों को तो मैंने इसलिए लेकर आई हूं कि इनके कंपाउंड्स तो है ही नहीं, इनके कंपाउंड्स तो है ही नहीं, ताकि तुम्हें कोई कंफ्यूजन ही ना रहे, तुमको एक और आंसर मिल जाए कि इन तीनों के कंपाउंड्स तो होते ही नहीं है। यहां से तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। ओके, तो आंसर विल बी ज़ेनॉन। पहला आपका है कंपाउंड, जो कंपाउंड होता है बेटा उसका भी नाम लिख लो। Xe पॉजिटिव होता है बेटा और PtF6 नेगेटिव होता है। ये बहुत ना इंपॉर्टेंट है, कहीं पर भी घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, ठीक है बेटा। चलो,
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जेनॉन इन XeO2F2। XeO2F2 के अंदर आपकी जेनॉन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? क्या लगता है बेटा आपको? आंसर बताइए। अब यहाँ थोड़ा सा मैं खुद ही बता देती हूँ, शायद से बच्चा फंस सकता है। तो बेटा VACPR थ्योरी को या तो यूज करके निकालो, या फिर अगर किसी बच्चे को स्ट्रक्चर बनाना आता है तो वो उससे भी कर सकता है। मैं इजी तरीका सिखाऊंगी कैसे करना चाहिए, ठीक है। हाफ, अब बेटा जेनॉन जो है, जेनॉन के अंदर जो टोटल, आपको बेटा VACPR का फॉर्मूला पता है ना, मैं लिख देती हूँ। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, VACPR का फॉर्मूला लिखो बेटा। आई थिंक काफी सारे बच्चों को ना ये चीज शायद ना भी पता हो, मैं लिख देती हूँ बेटा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना। हाफ लिखो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम प्लस नंबर ऑफ बेटा मोनोवेलेंट एटम, ठीक है। प्लस लिखोगे बेटा एनायनिक चार्ज। अब ये फॉर्मूला लिख लो, अगर आगे और भी कोई सवाल आता है तो उसमें भी इसको यूज कर लेना, ठीक है। प्लस एनायनिक चार्ज माइनस बेटा क्या, केटायनिक चार्ज, एनायनिक चार्ज और फिर उसके बाद क्या बेटा, केटायनिक चार्ज, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को यूज करके हम निकालेंगे। बिल्कुल सही है बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है। हाफ, जेनॉन के लिए कितना बेटा 8। ऑक्सीजन मोनोवेलेंट एटम है नहीं, मोनोवेलेंट एटम वो होता है जिसकी वैलेंसी या तो +1 हो या -1 हो, ठीक है। अब फ्लोरीन के लिए 2 लिखिए, नंबर कितना आया 5, तो हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ जाएगी बेटा sp3d, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। सभी बच्चों का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। चलते हैं आगे की तरफ। हेबर्स प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है? द वेरी फेवरेट क्वेश्चन, द वेरी फेवरेट क्वेश्चन ऑफ योर बोर्ड्स, हेबर्स प्रोसेस किसके लिए यूज की जाती है? ये आप अपनी नाइट्रोजन फैमिली में डिस्कस करते हैं। बताइए बेटा, हेबर्स प्रोसेस किसकी प्रिपरेशन के लिए यूज की जाती है? जल्दी से बताइए। हेबर्स प्रोसेस को यूज किया जाता है, यस एग्जैक्टली, हेबर्स प्रोसेस को यूज किया जाता है बेटा इन द प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। बिल्कुल सही है। कैसे बनाते हैं आप? N2 गैस लेते हैं, रिएक्शन किससे कराते हैं? हाइड्रोजन गैस से कराते हैं, जिसकी वजह से आपके पास क्या बनता है बेटा? अमोनिया गैस बनती है। तो ये होती है आपकी हेबर्स प्रोसेस। यहाँ पर हम कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, आयरन हमारा कैटलिस्ट होता है, मोलिब्डेनम हमारा प्रमोटर होता है, राइट। तो अमोनिया विल बी द आंसर। चले आगे बेटा, परफेक्ट बेटा, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक आर द एलोट्रोप्स ऑफ। रोम्बिक और मोनोक्लिनिक जो आपके पास होते हैं, ये किसके एलोट्रोप्स के टाइप्स के नाम है? जैसे आपके पास व्हाइट फॉस्फोरस होता है, आपके पास रेड फॉस्फोरस होता है, वैसे ही आपके पास रोम्बिक और मोनोक्लिनिक कौन? तो आपके पास क्या आंसर होना चाहिए बेटा रोम्बिक और मोनोक्लिनिक के लिए? जल्दी से बता दीजिए। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर्स होते हैं हमारे पास, एग्जैक्टली रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर होते हैं हमारे पास। बिल्कुल सही है बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर्स बिल्कुल सही आ रहे हैं। रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर आपके पास होते हैं, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। चलते हैं टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। सेलेनियम एंड टेलुरियम आर कंसिडर्ड एज, क्या ये मेटल्स होते हैं या फिर ये नॉन मेटल्स होते हैं? बेटा ये मेटेलॉइड्स होते हैं या फिर ये लेंथेनाइड्स होते हैं? आपके हिसाब से सेलेनियम और टेलुरियम को हम क्या कंसिडर करते हैं? जल्दी से बताओ बेटा। आपके पास होता है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और टेलुरियम, तो बेटा ये आपके पास होते हैं एज योर नॉन मेटल्स और ये आपके पास आपके होते हैं एज योर मेटेलॉइड्स। कहने को तो बेटा आप इस सवाल की तरफ से रोज गुजरते होंगे, लेकिन एग्जैक्टली इसका आंसर क्या है बहुत से बच्चों को नहीं पता होगा, बहुत से बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा, विच इज मेटेलॉइड्स। यस बिल्कुल, ये एक बच्चा है जो सी 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 करके आंसर दे रहा है एंड आई एम एबल टू सी योर आंसर वेरी क्लियरली, वेरी वेरी क्लियरली, राइट। मेटेलॉइड्स बिल्कुल सही आंसर है बेटा, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। चले, बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो तुम्हें दिमाग भी नहीं लगाना, तुम्हें पेन भी नहीं उठाना, तुम्हें सिंपल सिंपल स्ट्रेट आंसर करना है। सोचो कितना स्कोरिंग है आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये भी आपका बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। PCl5 एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एज, PCl5 बेटा सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है? व्हाट शुड बी द आंसर अकॉर्डिंग टू यू? बताइए बेटा। हाय माही, आपका नाम ले लिया बेटा मैंने।
बताइए बेटा PCl5 सॉलिड स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, बताइए बेटा जल्दी से, आंसर आपके पास होगा। देखो बेटा एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर आपको लिखा है कि PCl5 गैस है तो वो जैसा है वैसा ही रहता है ना, लेकिन अगर आपके सामने लिखा है ना बेटा कि PCl5 सॉलिड है तो वो एग्जैक्टली पता है कैसे लिखा जाता है, वो लिखा जाता है बेटा PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव, वो इसके फॉर्म में लिखा जाता है। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ये चीज आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। आंसर विल बी, बिल्कुल बेटा सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, यस ये आपसे पूछा गया है, बिल्कुल बेटा ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। चलें बेटा आगे, सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिसिटी ऑफ H3PO4। अब ये आपका H3PO4 का ऑक्सो एसिड का सवाल है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इस रिस्पेक्टिव सवाल का आंसर? बेसिसिटी H3PO4 की क्या होती है, बताओ बेटा जल्दी बताइए बेटा। PCl5 सॉलिड स्टेट में आपका नहीं, बेसिसिटी ऑफ H3PO4 आपका क्या होना चाहिए, जल्दी बताइए बेटा। एग्जैक्टली बिल्कुल सही। अब देखिए H3PO4 का जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो वो ऐसे बनता है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेटा H3PO4। अब जब भी आप इसमें बेसिसिटी बताते हैं बेटा, जब भी आप इसमें बेसिसिटी बताते हैं तो वो आपके पास कितनी आती है 3, क्योंकि बेसिसिटी का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ आपके पास POH बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो वो आपके पास प्रेजेंट है H3PO4 एग्जैक्टली 3। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द आंसर। यस बेटा बिल्कुल सही, बहुत से बच्चों का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल। चलो चलें टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, ठीक है। अब इस पर भी आपके पास घुमा फिरा के बोर्ड्स में, आपके बिहार बोर्ड्स में सवाल आया हुआ है, ठीक है। अब मैंने उसी को ही आपको घुमाकर पूछा है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में कि ये एक वीक बेस होता है, क्या ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसकी एसिडिटी 1 होती है या इसकी एसिडिटी 3 होती है। अब यहाँ पर आपके पास आंसर एक से ज्यादा भी हो सकता है, आपके पास यहाँ पर बेटा आंसर एक से ज्यादा भी हो सकता है। तो क्या होना चाहिए एग्जैक्टली यहाँ पर एक बच्चा गलती कर रहा है, बिल्कुल बेटा जब भी हम बेस की बात करते हैं बेटा तो हम उस केस में एसिडिटी को लेते हैं, बेस के केस में हम एसिडिटी को लेते हैं, और बेटा एसिड के केस में हम किसको लेते हैं, हम लेते हैं बेटा बेसिसिटी को। तो एसिडिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ H पॉजिटिव आपके पास कितने प्रेजेंट है, और यहाँ पर है बेटा आपके पास नंबर ऑफ OH नेगेटिव कितने प्रेजेंट है। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को बेटा जब आप तोड़ते हैं तो अमोनियम प्लस OH नेगेटिव में वो कन्वर्ट होता है, राइट। बिल्कुल बेटा एसिडिटी 1 होती है इसकी, और एक और चीज ये एक वीक बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता। अब आप पूछोगे कि मैम वीक बेस की पहचान क्या है, हम जिस भी बेस को पानी में डिसॉल्व करें और वो तभी के तभी टूट जाए तो वो स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। थोड़ी देर में टूटता है, धीरे धीरे टूटता है, और वो भी कंप्लीटली नहीं टूट पाता तो उसको वीक बेस कहा जाता है। ऑब्वियसली ये चीज हम एक्सपेरिमेंटली आइडेंटिफाई कर पाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, ठीक है बेटा, क्लियर है। तो फर्स्ट ए और सी दोनों आपके आंसर्स हो जाएंगे करेक्ट। नाइट्रोजन शो मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, क्यों बेटा नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4 ही शो करता है, इससे ज्यादा शो नहीं करता, क्या होना चाहिए आपका आंसर। कोई बात नहीं बेटा, गलत हो गया तो क्या, तुम्हें मैं सिखा भी तो रही हूँ यहाँ पर कितनी सारी चीजें, क्या पता तुम्हारे कितने सारे सवाल अड़ जाएं यहीं से, है ना। बताओ बेटा जल्दी से। संजना एसिडिटी 1 ऐसे हुआ बेटा कि जितने OH होते हैं उतनी एसिडिटी होती है, ठीक है। जल्दी से बताइए नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी बेटा, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 ही क्यों शो करता है और उससे ज्यादा शो क्यों नहीं करता। इसलिए बेटा क्योंकि नाइट्रोजन जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p3, ये होती है बेटा आपके पास नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट। तो जब ये बॉन्डिंग करता है बेटा तो 2s2 और 2p3 से करता है, राइट। यहां पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और यहाँ पर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने रखता है बेटा, 4, इसलिए टोटल बॉन्ड्स बेटा 4 ही बना सकता है, ठीक है। इसलिए आपके पास आंसर क्या होगा, एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि बेटा 2D नाम की कोई चीज होती नहीं। अगला आपके पास 3s आता है और 3s में भी इसके पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल की वजह से नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवेलेंसी नहीं आपका 4 से ज्यादा शो कर पाता। क्लियर है, चलें आगे। ध्यान रखना है बेटा, इस चीज का ध्यान रखना है, मैक्सिमम कोवेलेंसी 4 इसलिए आई क्योंकि आपके पास टोटल ऑर्बिटल्स कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है, टोटल ऑर्बिटल्स 4 हैं इसलिए, राइट।